पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में एफआईआर का दुनिया भर में लोग विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने कहा कि सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर जमीन जिहाद जैसे मुद्दे को सामने आने से रोकने की कोशिश है। सामने नहीं आने देने के लिए कोशिश करना, ये जो पुरानी एक पॉलिटिकल कल्चर है वो कल्चर सामने आ रहा है। जो डिजाइनर पत्रकार हैं ये उनके इशारे पे किया जा रहा है। लंदन में हाउंसलो काउंसिल के मेयर भी रह चुके भारतीय मूल के दर्शन ग्रेवाल समेत कई अप्रवासी भारतीयों ने भी इस लड़ाई में सुधीर चौधरी का समर्थन किया। अभी मेरे को पता चला कि केरला के अंदर सुधीर चौधरी हमारे सीनियर जीटीवी के प्रेजेंटर जो है उनके खिलाफ एक एफआईआर की गई है, तो इसका हमें बहुत दुख हुआ है। कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर को गलत बताया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से ये एफआईआर दर्ज की गई, मामला दर्ज किया गया, बिना वजह के किया गया, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। वो और तेजी से उभरेगा, वो और तेजी से फैलेगा। डीएनए में जम्मू कश्मीर में जमीन जिहाद से जुड़ी खबर दिखाने पर जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में एफआईआर दर्ज की गई। जमीन जिहाद का सच दिखाने के लिए जी न्यूज की टीम आज दोबारा उन जगहों पर पहुंची। जी न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि किस तरह जम्मू में तवी नदी के किनारे तक रसूखदार और नेताओं ने रोशनी कानून का इस्तेमाल कर जमीन पर कब्जा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया में अपने स्वास्थ्य को लेकर फैलाई अफवाहों पर विराम लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। गृह मंत्री ने ट्वीट किया है, पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया, परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभ चिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैलाने वालों की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निंदा की। किसी के स्वास्थ्य के बारे में इस तरह की गलत सूचना फैलाने से ऐसे लोगों की मानसिकता का पता चलता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें। गृह मंत्री की सेहत को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में अहमदाबाद में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया, रीट्वीट किया है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की रफ्तार से उम्मीद जगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि देश में कोरोना से मृत्यु दर 3.3% है, जबकि रिकवरी रेट 29.9%। 2.41% मरीज आईसीयू में हैं। 0.38% मरीज को ही वेंटिलेटर पर रखा गया है, जबकि 1.88% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। Recovery rate has climbed up to 29.9%. So these are very good indicators. The doubling rate for the last 3 days has been about 11 days. देश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय हर दिन राज्यों के ग्रुप के साथ समीक्षा बैठक कर रहा है। आज पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ बैठक हुई। कोरोना के मरीजों की पहचान करने के लिए सरकार ने देश में टेस्टिंग लैब की संख्या को बढ़ाया है। अब हर दिन 95,000 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। 332 सरकारी और 121 निजी लैब में टेस्ट हो रहा है। अभी तक देश भर में 15,25,631 टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में फिलहाल कोरोना के कुल 59,662 मरीज हैं। देश में अब तक कोरोना से 1,981 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा में भी काम हो रहा है। आईसीएमआर अब कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए भारत बायोटेक के साथ मिलकर काम करेगा। गुजरात में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की समीक्षा के लिए दिल्ली से एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया आज अहमदाबाद पहुंचे। डॉक्टर गुलेरिया ने अहमदाबाद में डॉक्टरों के साथ बैठक की। अहमदाबाद में आज सबसे अधिक 280 नए मामले सामने आए। गुजरात में कोरोना के कुल 7,402 मरीज हैं, जबकि 449 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में कोरोना के 25 नए केस सामने आए हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 19,063 मरीज हैं। राज्य में अब तक 731 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,318 मरीज हैं, यहां 68 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल 3,214 मरीज हैं, अब तक 66 की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 6,009 हो गई है, यहां 40 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए मुंबई में एक 9 मंजिला इमारत के कुछ हिस्से को सीज किया है। सीज किए गए बिल्डिंग के हिस्से की कीमत करीब 16 करोड़ 38 लाख रुपए है। ईडी ने कुर्की के लिए AJL कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को नोटिस जारी किया है। AJL में गांधी परिवार के भी सदस्य हैं और ये कंपनी नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर निकालती है। AJL केस में ईडी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। आरोप है कि AJL को कम कीमत पर प्लॉट का आवंटन हुआ था। कश्मीर में हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू की मौत के तीसरे दिन आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सईद सलाउद्दीन का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सलाउद्दीन कबूल कर रहा है कि कश्मीर में आतंकी अपने काम को अंजाम देने में जुटे हैं, लेकिन भारतीय सेना का पलड़ा बहुत भारी है। सलाउद्दीन कह रहा है कि इस साल जनवरी से अब तक भारतीय सेना ने 80 आतंकियों को मार गिराया है। 80 मुजाहिदीन इकराम जाम शहादत नोश कर चुके और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवली से विधायक प्रकाश जारवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। दिल्ली के नेप सराय के डॉक्टर राजेंद्र भाटी ने 18 अप्रैल को फांसी लगाकर जान दे दी थी। डॉक्टर भाटी के सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल का नाम था। प्रकाश जारवाल पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने विधायक प्रकाश जारवाल को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने कल 8 मई को प्रकाश जारवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के हवाला कनेक्शन की जांच कर रही एजेंसियों की नजर पुरानी दिल्ली के हवाला कारोबारियों पर भी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पुरानी दिल्ली के कई हवाला कारोबारियों की मदद ली जाती थी। जांच एजेंसियां ऐसे कारोबारियों से जल्द पूछताछ कर सकती हैं। वहीं मरकज को रेलवे टिकट बुक करने की कमर्शियल आईडी कैसे मिली, इसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच रेलवे को चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगेगी कि आईडी किसके नाम से बनाई गई, कैसे कमर्शियल आईडी को स्वीकृति मिली, पिछले 6 महीने में कितने जमातियों को कहां-कहां भेजा गया और किस क्लास से उन्हें सफर करवाया जाता था। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच इस बात की जानकारी भी मांगेगी कि किस बैंक खाते का इस्तेमाल टिकट बुक करने के लिए किया जाता था। राम जन्मभूमि स्थान को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने गजट के जरिए अधिसूचना जारी करके कहा है कि राम जन्मभूमि को ऐतिहासिक महत्व के स्थान और एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के रूप में माना जाएगा। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में ये भी कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट भी दी जाएगी। इस वित्त वर्ष में ये छूट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना 5 फरवरी को हुई थी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.